बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान में अगले चंद हफ्तों या महीनों के लिए लापता अफराद का मामला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। आप खुश हो गए होंगे कि चले, ये बहुत बड़ा मसला था बलूचिस्तान से और अब तो पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को भी लापता किया जाता है, तो ये मसला तो पक्का पक्का हल हुआ। और आप जानना चाहते होंगे कि मसला कैसे हल हुआ। ये मसला ऐसे हल हुआ कि लापता अफराद का जो कमीशन है उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो आज इंतकाल कर गए हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हाल ही में जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे तो उनको लापता अफराद के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया था। अब उनका इंतकाल है, उनकी फैमिली के साथ हमारी ढेरों हमदर्दी और दुआएं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी किस्मत पर हंसिए कि लापता अफराद का मामला जो इस वक्त बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान के अंदर। आए दिन आप देखते हैं कि मारंग बलोच हों या दूसरे लोग बलूचिस्तान से हों, माएँ बहनें बेटियां आए दिन एहतजाज कर रही होती हैं। उनके एहतजाज पर कभी आंसू गैस, कभी शेलिंग, कभी वाटर कैनन्स और कभी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर देनी और कभी उनको उठा के थानों में बंद कर देना, ये आए दिन होता चला आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की संजीदगी गौर कीजिए कि वो ये है कि इन लापता अफराद का कमीशन के जो चेयरमैन इससे पहले थे या हेड थे, वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। उनको हटाया गया इस पोजीशन से और उनकी जगह पर जिन को लाया गया वो जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर खोखर थे। और वो बिस्तरे मर्ग पर थे, हॉस्पिटल में थे। और उनको इन हालात में, मेरा ख्याल है हफ्ता या डेढ़ हफ्ता पहले, उनको इन हालात में इस लापता अफराद के कमीशन का हेड लगाया गया। जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुई हमने आपके सामने तस्वीर रखी थी, क्योंकि उस दिन एक सीनियर पॉलिटिशियन उनकी तीमारदारी करने के लिए हस्पताल पहुंचे थे। अब जस्टिस खोखर जो हैं वो अपनी बीमारी की वजह से अब एक हफ्ते के बाद या डेढ़ हफ्ते के बाद इस तैनाती के वो खाल के हकीकी से जा मिले। असल में तो लापता अफराद का पूरा मामला ही ये चाहते हैं कि खाल के हकीकी से जा मिले और कोई सवाल पूछने वाला ना हो। ये इनके कारनामे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि लोग हम पर तनकीद क्यों करते हैं, लोग हमसे सवाल क्यों पूछते हैं। जब उनकी तकर्री की गई तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें जहन में रखनी चाहिए थी। उनकी सेहत, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और बिस्तरे मर्ग पर थे। उनकी जो तस्वीर आई थी उससे नज़र आ रहा था कि वो शदीद अलील है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है और वो खबर है लकी मरवत, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन को अगवा किया हुआ है और उनमें से चंद को छुड़वाया गया था, ज़्यादातर अभी भी अगवा है। और अब जो अहले इलाका है लकी मरवत के, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन के अगवा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। शटर डाउन हड़ताल है और इस हड़ताल में जो बहुत ही मानी खेज़ या सनसनी खेज़ बात है वो ये है कि अब पुलिस भी शामिल हो गई है। जी हाँ, पुलिस भी एहतजाज कर रही है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, ज़ाहिर है फ़ौज से, वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इन लोगों को बाजियाब करवाया जाए। ये अगवा गालिबन कोई 3 से 4 हफ्ते हो गए, अब 2.5 हफ्ते से तो ज़्यादा वक्त हो गया इनको अगवा हुए। और ये मामला जूं का तूं है, इसमें किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं, मतलब कि बहुत ही हसास या सेंसिटिव या इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है और उससे रिलेटेड लोगों को तालिबान ने अगवा कर रखा है। इमेजिन कीजिए कि वो दुश्मन मुल्क को आगे बेच दें और जो आपके एटमी राज हैं वो कहाँ से मामलात कहाँ जाए। मैं समझ सकता हूँ इसमें हुकूमत कोशिश तो कर रही होगी, लेकिन जब तमाम कोशिशें, जब आपकी तमाम इंटेलिजेंस का फोकस जो है वो लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे हो और पूरे का पूरा फोकस इस बात पे हो कि तहरीक इंसाफ को कैसे क्रश करना है और इमरान खान या बुशरा बीबी की तौहीन कैसे करनी है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करनी है, इद्दत और निकाह का केस दोबारा जिंदा कैसे करना है उस मुर्दा घोड़े में, बल्कि उस गलीज जो गटर है उसके अंदर दोबारा से जो है वो एक तूफान कैसे बर्पा करके सबके सामने उस केस को एक बार फिर कैसे लेके आना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैमरे कैसे लगाने हैं, जजेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन मरता हुआ बंदा ढूंढना है पूरे पाकिस्तान में जिसका पता हो कि उसने जल्द वफात पा जाना है उसकी बीमारी की वजह से, उसको किस कमीशन का हेड लगाना है जिस कमीशन पर काम ना हो। अब दूसरी खबर आपके सामने रखता हूं तो आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि आला अफसरान जो पाकिस्तान मिलिट्री से रिटायर्ड होंगे, जाहिर है इसमें नेवी भी होगी, इसमें एयरफोर्स भी होगी, सिर्फ मिलिट्री नहीं होगी, लेकिन जाहिर है ज़्यादा तो मिलिट्री से ही फ़ौजी अफसरान ही रिटायर्ड होते हैं। अब मुझे श्योर नहीं कि ये सहूलत नेवी और एयरफोर्स के लिए है या उनके लिए नहीं है। जो खबर मेरे सामने है वो फ़ौजी अफसरान लिखा हुआ है
तो इस पे भी तहकीक करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स और जो नेवी वाले हैं उनको हिस्सा तो मिलता है लेकिन बकदरे जुस्सा ही मिलता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस खैर ख्वाही में, नेक नामी में, इस आला तरीन काम में उनको भी शामिल किया गया है या उनको शामिल नहीं किया गया। खबर यह है कि जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे उन्हें 6000 सीसी, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 6000 सीसी तक की गाड़ी, ये जो एक नॉर्मल बड़ी गाड़ी आप देखते हैं ये या 1600 सीसी होती है या 1800 सीसी होती है, मैं कार की बात कर रहा हूँ। ये होंडा, टोयोटा, ये इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ आप देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की गाड़ियाँ जो सड़क पे नज़र आएंगी वो शायद वो हो सकती हैं कोई 2000 सीसी हो। जो बहुत सारी लैंड क्रूजर्स हैं वो भी 4000 5000 सीसी तक होती हैं। ये 6000 सीसी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कोई हाई पावर्ड जो एसयूवीज हैं या बड़ी गाड़ियां हैं वो हैं। इनके ऊपर टैक्स की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और 300% से भी ज़्यादा कई दफ़ा टैक्स लगता है। अब जो फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे उनके लिए ये सहूलत दी गई है। आला फ़ौजी अफसरान, ये जो नीचे होंगे उनके लिए नहीं, जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान रिटायर्ड होंगे, और वो ये कोई 1 2 4 की बात नहीं हो रही, ज़्यादा तादाद में, मेरा ख्याल मेजर जनरल या अबव का होगा। ब्रिगेडियर साहबान को तो शायद ये सहूलत ना मिले, ये मुझे श्योर नहीं है, ये तो इस खबर के बारे में ISPR ही मज़ीद बता सकता है। लेकिन खबर यह है कि आला फ़ौजी अफसरान की रिटायरमेंट पर वो एक नहीं 6000 सीसी की गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर उसका कोई टैक्स या किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप लक्सस की 570 जो है वो अमेरिका में 1,30,000 $1,40,000 की मिल जाती है। पाकिस्तान में आप उसे समझ लीजिए कि 3.5 4 करोड़ की वो गाड़ी हो गई। लेकिन जब आप पाकिस्तान में उसे ख़रीदते हैं तो वो गाड़ी आपको 12 15 16 करोड़ तक मिल सकती है। तो एक गाड़ी में अगर आप गौर करें, कोई उसमें कस्टम ड्यूटी ना हो, किसी किस्म की चीज़ें ना हो, और इससे भी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर गाड़ियां लाने की सहूलत दी गई है 6000 सीसी तक, जो हमने आपके सामने नंबर रखा है। तो आप गौर कीजिए कि एक एक गाड़ी में 10 12 करोड़ का फ़ायदा है। तो अब इन्होंने ये गाड़ी चलानी है या इंपोर्ट करके बेच देनी है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि चलानी होती तो चलें एक की सहूलत दे दी जाती। तो बेसिकली ये आपके पैसे से अब ये सहूलत दी गई है कि आप जाते जाते जहां आप कमर्शियल कॉर्नर वाला प्लॉट लेंगे और दूसरे प्लॉट लेंगे, चलें आपको कैश की भी तो ज़रूरत होगी ना, आखिर जाहिर है बच्चे मुल्क से बाहर सेटल किए हुए हैं, उनके कारोबार में कुछ पैसे डालने हैं या उनको मॉर्गेज दे रहे होंगे, उनका घर पेड ऑफ करना है। तो इन तमाम सहूलतों के लिए आपके लिए कोई $1 मिलियन का तो अरेंजमेंट किया जाए ना, या $250,000 का। अभी भी इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा एतराज़ तो होगा, क्योंकि एतराज़ इसलिए होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था। मतलब 3 गाड़ियां कर देते अगर, तो पूरा $1 मिलियन आराम से हो जाता, कोई 30 करोड़ का अरेंजमेंट आराम से हो जाता। ये कोई 24-25 करोड़ का अरेंजमेंट हो रहा है कि आप जाते हुए 2 गाड़ियां इंपोर्ट करें। अब होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि पैसे कैसे बनेंगे। पैसे खुश्क बनेंगे, आपको गाड़ी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास खुद ही आपका स्टाफ जो है वो बता देगा कि फलां जो डीलर है वो गाड़ियां इंपोर्ट करता है, तो वो हमसे 1 करोड़ रुपया बीच में से रखेगा या 50 लाख अपना मुनाफा रखेगा। आपके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट होगी, आप करेंगे भी नहीं, आपका कोई एक धेला भी नहीं लगेगा। आपके नाम पे गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी और वो डीलर साहब खुद ही बेच देंगे, और जो दरमियान में आपका मुनाफा आपको मिल जाएगा, 40-50 लाख का कमीशन जो है वो डीलर रखेगा। तो बस आपने साइन करने होंगे कागजात पर। तो जो आला अफसर होंगे वो उस फाइल पर साइन करेंगे, और वो डीलर साहब खुद ही कराची में होंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, उन्होंने गाड़ी या तो पहले से इंपोर्ट की होगी या वो कर लेंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स, और वो गाड़ी पाकिस्तान आएगी, वो बिकेगी, आपको आपके पैसे विद इन फ्यू वीक्स। और अगर आप आला पोजीशन पे हुए तो आपको, अभी आप रिटायर्ड होने वाले हुए, तो आपको ये सहूलत जो है वो गाड़ी बिकने से पहले ही कैश आपके पास पहुंच जाएगा। और ये वाइट मनी होगी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपको एक वाइट मनी का ट्रेल भी बना के दिया जाता है कि अगर आपने दाएं बाएं से कोई मामला किया है तो आप कोई 20-25 करोड़ तो अपने अकाउंट में सीधा कर ले। तो ये सहूलत आई है 6000 सीसी तक की गाड़ियां। आला फौजी अफसरान जो हैं वो अब रिटायरमेंट के ऊपर जाते जाते उनको ये 2 गाड़ियां दी जाएंगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है अडयाला जेल से, जहां पर इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, जहां पर यह सवाल पूछा गया कि आपको ऑफर की गई है कि आप खामोश हो जाएं, क्योंकि आज आमिर इलियास राणा साहब, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रो नून लीग भी उनका थोड़ा सा बयानिया होता है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी होता है। आमिर इलियास राणा साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि पहले भी इमरान खान को कहा गया कि खामोशी इख्तियार करें, उन्होंने नहीं की। अब भी इमरान खान को दोबारा से कहा गया कि आप चंद दिन की, जी हाँ, चंद दिन की, आपको पता है मामला शुरू हुआ था 3 साल से, फिर मामला आया 2 साल पे, फिर मामला आया
1 साल पे, फिर मामला आया 6 महीने पे, फिर मामला आया 3 महीने पे, और अब ये कहा जा रहा है कि यार चंद दिन ही खामोश हो लो इमरान खान, चंद दिन खामोश हो लो आप, तो हम आपको आज़ाद भी कर देते हैं, सब कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आमिर इलियास राणा साहब कह रहे हैं कि अब दोबारा बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होगी, ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और इमरान खान को ये कहा जाएगा कि आप चंद दिन खामोश हो जाएं और आपके सारे मामला जो हैं वो हम ठीक कर देंगे। तो अब मामला 3 साल से कम होके चंद दिन रह गए। और दूसरी तरफ उस शख्स का आलम देख लें, उस शख्स ने आज जेल में से, खान साहब ने दोबारा, सहाफ़ी ने पूछा कि आप खामोश क्यों नहीं हो जाते चंद दिन, आप मामला जो है वो मामला ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि ये याया खान पार्ट 2 जो है, जो इस टाइम रजीम है, वो भी मेरा ख्याल बॉलिंग वहाँ करते हैं जहाँ बिल्कुल दरमियान वाली विकेट होती है, दाएं बाएं नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि खामोश हो जाऊं, मैंने किसी की कोई चोरी की हुई है मैं खामोश हो जाऊं, मैंने कोई डील ली है, मैं मुल्क से भाग रहा हूं कि मैं खामोश हो जाऊं, मैं क्यों हूं खामोश, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, मैं अपना हक मांग रहा हूं, मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहा हूं, तो मैं क्यों खामोश हो जाऊं, मैं चोर हूं। तो उसके ऊपर सहाफ़ी आगे से लाजवाब हो गए। खान साहब ने आज एक ट्वीट भी किया है और मीडिया से भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मुज़ाकरात हमने ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि ये सब ढोंग था, और हम इस मुज़ाकरात में गए इसलिए थे कि इनका ये जो ढोंग है इसके एक्सपोज कर सकें। ना इन्होंने कमीशन बनाना था, ना ये बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 26 नवंबर की कत्लो गारत और 9 मई पर कमीशन बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे, जो ये किसी सूरत नहीं चाहते। अच्छा जी, अलीमा खानम साहबा ने भी इमरान खान का एक बयान जो है वो आज आप तक पहुंचाया, और वो ये है कि आपने हर सूरत तरसीलात ज़र जो हैं उनको हर सूरत आपने जो है वो अब कम से कम करना है पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह आपके सामने है, इनसे मुज़ाकरात करके देखने की भी कोशिश की गई, लाशों का अभी तक नहीं पता, जो लोग मिसिंग हैं और जिनको शहीद कर दिया गया, दफन हो गए, उनके ऊपर भी किसी किस्म की दादरसी नहीं है। जो पाकिस्तान का मैंडेट लूटा हुआ है आवाम का, उस पर भी कोई दादरसी नहीं है। तो एक ही तरीका बचता है, महज़ब तरीका, और वो यही है कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट किया जाए और इन्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे के, क्योंकि इन्होंने तो चोरी करनी है ना, इन्होंने माल पानी बनाना है। आपके सामने अभी 6000 सीसी की गाड़ियां रखी हैं, दूसरी तरफ जो मेंबराने कौमी असम्बली हैं उनमें माजरत के साथ उसमें पीटीआई के एमएनएस भी इस्तेमाल हो गए, उन्होंने अपनी 200% तनख्वाहें बढ़ा ली। तो ये जो अलीट है, अशराफिया है, इन्हें तो माल पानी चाहिए किसी भी तरह से, और वो माल पानी तभी आता है जब आप तरसीलात ज़र बेचते हैं और ये कर्जे लेते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप तरसीलात ज़र कम भेजेंगे तो इन्हें कर्जे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका अकाउंट जो है वो फिर बैलेंस नहीं रह जाएगा। तो आप अगर तरसीलात ज़र कम करेंगे, इमरान खान साहब ने आज फिर पैगाम दिया है, मेरी भी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि तरसीलात ज़र भेजना बंद करें, ताकि इन्हें 1-2 महीने जो है वो थोड़ा सा एक इन्हें एहसास हो कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, इनके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्रिएट हो जिसमें ये तमाम जो अपने अल्ले तल्ले खर्चे पूरे ना कर सकें। इनको नशा है करप्शन का, जब पैसा ना हुआ और ये करप्शन ना कर सके तो फिर हो सकता है ये किसी सिमत जो है आए और इस मामले में से कोई बात आगे निकल सके। अच्छा जी, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनला, जो कि नॉर्मली बहुत ही बोल्ड और तगड़ा स्टांस लेते हैं हर चीज़ के ऊपर, वो 26वीं आईनी तरमीम पर इस वक्त खामोश हैं। और हसनात मलिक का कहना यह है कि वो इसलिए खामोश हैं कि उन्हें लगता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पैगाम भिजवाया है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया गया तो आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन वो फैसला नहीं मानेंगे। मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन क्या करेंगे इसका हुकूमत को पहले से पता है। हुकूमत यहाँ मतलब है जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उसका मतलब है जो टॉप पे बैठे चंद जनरल्स हैं, और उनका पैगाम जस्टिस अमीनुद्दीन के तवसत से या उनकी मार्फत से ये पैगाम है कि अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम को कुछ किया तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उसको नहीं मानेंगे और आईनी बेंच उसे कलअदम करार दे देगा। तो हसनात मलिक कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनला, जो यूजुअली बहुत बोल्ड, और उनके तमाम फैसले, मैं तो उनकी हमेशा सताइश करता हूँ, अभी भी करता रहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड फैसले करते हैं और हमेशा दुरुस्त सिमत खड़े रहते हैं हालात की। तो उनकी कैलकुलेशन ये है हसनात मलिक के मुताबिक कि 26वीं आईनी तरमीम को समझते तो वो गलत है, लेकिन वो समझते हैं शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं है इस पर हाथ डालने का। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और अजीब तमाशा हुआ। बेंच नंबर 10 में मुकदमा लगा दिया गया इमरान खान और बुशरा बीबी का, तोशाखाना 2 का, और वो मुकदमा सुनने के लिए जस्टिस राजा इनाम अमीन हफीज़ के सामने ये लगा दिया गया, और इनको ये कहा गया कि आप ही ये मुकदमा सुनेंगे, मतलब अदालत की तरफ से। आज फिर जब वहाँ पर जाकर जस्टिस जो मिन्हास हैं उनके सामने जब दोबारा से मुकदमा लगाया गया तो
जो सलमान सफदर हैं, उन्होंने दोबारा दलाइल दिए और कहा कि आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि एक तो इस केस को सीनियर जजेस ने सुन रखा है और दूसरा जाहिर है आपके जो मामलात हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप आए हैं। आपके सगे भाई जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वकील हैं, जो हुकूमत का 9 मई का केस है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम आपके सामने पेश नहीं होना चाहते। अमूमी तौर पर जजेस अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये जज साहब हैं ये बज़िद हैं कि मैंने ही सुनना है। बहरहाल फिर आज कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो रोकी गई है फिलहाल, तो देखते हैं अब ये क्या फैसला करते हैं। वो भी मजबूर हैं, उन्हें लाया ही इमरान खान के केसेस सुनने और उनके ऊपर फैसला करने पर है, उन्हें जज ही इसलिए बनाया गया, तो वो भी और क्या करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से मुंतकिल होने वाले मुकदमे में आईनी बेंच में वो बैठी थी, लेकिन उन्होंने आईनी बेंच से अपने आप को अलग किया और उसकी उन्होंने अब तहरीरी वजूहात बताई हैं कि उन्होंने आईनी बेंच से क्यों अलग किया। उन्होंने कहा कि जब अदालत का एक जुडिशल ऑर्डर मौजूद हो तो उसकी तौकीर सब पर ज़रूरी होती है। आप एग्जीक्यूटिव या इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू जुडिशल ऑर्डर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, ये अदालत की तौहीन है, इसलिए मैं किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। अच्छा जी, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अमदाद बंद कर दी है और इसकी तस्दीक अब अमरीकी हकाम ने कर दी है और ज़राए बता रहे हैं कि अमरीकी इमदाद बंद होने से कम अज़ कम 5 मनसूबे जो हैं वो रुक गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तवानाई और ज़राअत के ये शोबों के अंदर ये 5 मनसूबे हैं जो रुके हैं। ज़ाहिर है यहाँ से भी लंबा और मोटा माल पानी जो है वो खाया जा रहा होगा और उस माल पानी में अब रुकावट आएगी। अदरवाइज़ अगर ये मनसूबे भी चलते रहे तो इसमें भी अशराफिया या उनके बच्चे ही माल पानी खा रहे होंगे। आप तक तो फ़ायदा जो है वो ऐसा ही है जैसे कहीं पर नलका लगे और उसके बाद वो पानी निकाले ना, तो नलका ज़रूर लगा होगा लेकिन उसमें पानी नहीं निकल रहा होगा। तो ये उसी तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, उनका आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना, लेकिन कम अज़ कम अशराफिया की बच्चों की मौजें लगी होंगी। अब सदर ट्रंप ने वो इमदाद बंद की है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में अब कैसे मिन्नत तरला करके उस इमदाद को जो है वो दोबारा से जारी करवाया जाता है। और भी कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी, स्पेशली पीका जो कवानीन है उनके बारे में, लेकिन अब वक्त ख़त्म हुआ, सुबह आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।